दोस्तों आप देख रहे हैं माध्यमिक परीक्षा 2024 एग्जाम के लिए 20 मार्च को जो आपका पेपर होगा वो है आपका विज्ञान का। और ये 20 मार्च 2024 को ये पेपर होने वाला है। सभी को पता होगा कि आपका टाइम टेबल जारी हो चुका है। अभी से अगर आपने तैयारी कर ली तो आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला है। ये पहला वायरल पेपर मैं आपको दे रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो क्वेश्चंस देखोगे आप, मैं सारे आंसर्स बताऊंगा। मजा आने वाला है इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके। और जितनी जल्दी आप इसको सॉल्व कर लेते हो आपको बेहतरीन फील होने लगेगा। बाकी सारे विषय के प्रश्न पत्र जो आएंगे वो सारे हम आपको देंगे। जैसे पिछले साल हमने बच्चों को कराया था, इस साल भी हम उन बच्चों को सब कुछ करा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो प्रश्न रहेगा आपको सभी को पता है, मॉडल पेपर तो मैंने करा दिया था, तो मॉडल पेपर जरूर चेक कर लेना। एक चीज बात बता दूं मैं आपको, 2022 का मॉडल प्रश्न पत्र जरूर सॉल्व कर लेना, मैंने करवा रखा है। ठीक है, और 2023 का भी आप कर लेना जो कि मैंने करवा रखा है। उसके अलावा 2024 का कर लेना, ये भी मैंने करवा रखा है। तो ये सारे प्रश्न पत्र जो मॉडल प्रश्न पत्र मैं आपको बता रहा हूँ, ये अवश्य कर लेना। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपको थोड़ा सा पछतावा हो सकता है। अब कई बच्चे तो सोच रहे होंगे 2022 का कौन सा मॉडल पेपर है भाई जिसको हमें करना चाहिए, और 2023 का कौन सा मॉडल पेपर है जो हमें करना है। 2024 के भी बच्चों ने कर लिए होंगे, लेकिन कुछ बच्चों को डाउट होगा कि 2024 का कौन सा मॉडल पेपर है जो हमें करना है। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मॉडल पेपर है इनको कर लेना। ये रहा आपका राजस्थान बोर्ड का मॉडल पेपर 2022 का। ठीक है, ये विज्ञान विषय का है। इस तरह से दूसरे विषय के भी उपलब्ध हैं, तो उसको जरूर कर लेना। ये 2022 का जो आप देख रहे हो इसको जरूर करना है। इसके बाद 2023 का भी करना है आपको। ठीक है, ये रहा 2023 का। ठीक है, ये इंग्लिश और हिंदी में मिल जाएगा आपको। 2022 का भी मैंने हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए दोनों के लिए बना रखा है, और ये 2023 का भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए बना रखा है। और 2024 का आप अधिकतर बच्चे देख चुके होंगे, अगर नहीं देखा है तो इसको देख लेना। तो आप ये जो 3 पेपर हैं इसको तो अभी से पढ़ना रटना शुरू कर दो। अगर आपने ये पढ़ लिया तो समझ लो कि आपका कल्याण हो गया, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी बचा जो वायरल पेपर मैं आपको दे रहा हूँ इसको तो समय से पहले पढ़ लेना। हो सकता है कि ये वायरल पेपर जो है आपको बाद में देखने को ही ना मिले। तो ये थोड़ी सी समस्या है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझना है। और जो पेपर्स डाले जा रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके आपस में पढ़ाई शुरू कर दें। यहाँ पर जो खंड अ है, यहाँ पूछा जाएगा आपसे बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला रहेगी यहाँ पर। तो इस प्रश्नों की श्रृंखला में जो पहला प्रश्न बनता है वो बहुविकल्पीय रहेगा। तो पहला प्रश्न यहाँ पूछा गया है, क्या है ये? आमश्य में स्रावित अम्ल का नाम है। तो हमारे आमश्य में जो अम्ल स्रावित होता है उस अम्ल का नाम पूछ रहे हैं। तो हमारे आमश्य के अंदर जो है स्रावित अम्ल होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, जिसको HCl भी बोला जाता है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है उसकी बात करें। यहाँ पूछा गया है, दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान कहलाता है। दो तंत्रिकाओं के मध्य हमारी जो तंत्रिका होती है आपने देखा होगा। ठीक है, जो कि आपने देखा होगा सिनेप्स जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इस तरह कभी कभी तंत्रिका कोशिका का चित्र भी आपसे पूछ लेता है। आपने बनाया तो होगा न्यूरॉन, जिसको न्यूरॉन बोलते हैं हम अंग्रेजी में। तो इस तरह का दूमिका वगैरह सब होती है, आपने देखा होगा। तंत्रिका समझ में आ गया होगा इस तरह से। ये तंत्रिका हो गई आपकी। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसके पीछे पूंछ लगे रहते हैं। अब इसी तंत्रिका जो ये है, अब बोल रहे हैं कि इस तंत्रिका, अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ सके मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे। तो ये आपका जो तंत्रिका है, इसका अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसको हम एक कर लेते हैं कॉपी, ताकि क्यों हमारे को दूसरा भी इसमें बनाना है। तो चलिए, अब जैसे कि ये हो गया आपका। अब इसमें क्या है कि ये तंत्रिका जो है, इस तंत्रिका के पीछे एक और तंत्रिका बनी होती है, इसी तरह की तंत्रिका रहती है। ठीक है, ऐसे करके फिर ये जुड़ा रहता है इससे दूमिका से, इस तरह से करके इसके पीछे पूंछ। ठीक है, तो इनके बीच में जो ये दूरी है, बीच में जो गैप है, इसकी बात कर रहा है कि ये भैया गैप जो है, अगर हम बात कर लें
बोला कि ये जो गैप है, इन दोनों के बीच का ये गैप, इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं, ठीक है? बस यही समझाने की कोशिश कर रहा था मैं आपको। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे जो अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, निम्न में से पादप वृद्धि निरोधक हार्मोन है, तो पादप की वृद्धि को रोकता है वो हार्मोन कौन सा है? तो वो होता है हार्मोन हमारा एब्सिसिक अम्ल, ठीक है? तो यहाँ पर जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी तो आपको आइडिया लगा लेना है कि भैया मेरा आंसर ये, मैंने तो सोचा है मन में कि ये आंसर है, इसका थर्ड आंसर होना चाहिए या फोर्थ आंसर होना चाहिए। पहले आप खुद सोचो कि आंसर कौन सा होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद जो यहाँ से पूछा गया आपसे, एक संकरण में जीन प्रारूप होता है। आपको मॉडल पेपर में भी करवाया हुआ है मैंने, आपको पता होगा एक संकर में क्या होता है, 1:2:1। तो यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद आते हैं हम पांचवें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न जो पूछा जा रहा है सॉरी, ये रहा पांचवा प्रश्न। आपतन कोण का मान सदैव होता है। आपतन कोण का मान कैसा होता है? तो आप सभी को पता है परावर्तन कोण के समान होता है। आपतन कोण कैसा होगा? परावर्तन कोण के समान होगा। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा गया आपसे, मानव नेत्र का कौन सा भाग नेत्र को रंग प्रदान करता है? ठीक है, मानव देखते हो कि आप किसी किसी की आंखें जो है भूरी होती हैं, किसी काली होती हैं, किसी की नीली होती हैं, तो इस टाइप की आपने आंखें देखी होंगी। तो मानव नेत्र का कौन सा वो भाग है जो उसको रंग प्रदान करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा परितारिका जो है वो मानव नेत्र को रंग प्रदान करता है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है इसकी बात करें, तो यहाँ पूछा गया, यदि किसी परिपथ में 5 सेकंड में 2 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो परिपथ में बहने वाली धारा का मान होगा। यहाँ न्यूमेरिकल है ये आपका, फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद होगा। तो हमारे को धारा का मान निकालना है। तो आई का मान जो होता है, आई जिसको हम धारा बोलते हैं, ठीक है, करंट बोलते हैं, तो आई जो है आपका करंट हो गया। आई का मान जो होता है वो क्या होता है? चार्ज जो होता है जिसको हम आवेश बोलते हैं, ठीक है, ये आवेश जो दे रखा है इसकी बात करते हैं। इसको क्यू से हम दर्शाते हैं, आवेश को क्यू से दर्शाते हैं। और ये टाइम जो है सेकंड दिया गया है, इसको हम टी से दर्शाते हैं, ठीक है? तो आवेश बटे में समय होता है, ठीक है? ये धारा का मान होता है। अब हमारे से पूछा क्या इसने? धारा। धारा को मैंने क्या बताया कि ये आई से दर्शाते हैं हम इसको। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे हमें क्यू का मान दिया गया है 2, तो 2 रख दीजिए, ठीक है? बटे में क्या है? टी। टी कितना सेकंड है? 5 सेकंड, बटे में 5 कर दीजिए। आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4 एम्पियर, है ना? यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, प्रतिरोधकता, प्रतिरोध का नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखना है। प्रतिरोधकता, रजिस्टिविटी बोलते हैं हम इसको। तो प्रतिरोधकता का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? ओम इंटू मीटर होता है। यहाँ पे ओम इंटू मीटर जो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। या तो कभी कभी ऐसे भी लिखा रहेगा कि ओम मीटर, इस तरह से भी लिखा रहेगा ये। इसके बाद जो नेक्स्ट है, आपको अभिक्रिया दी गई है यहाँ पर, COO प्लस में H2, और यहाँ पे तापन है, फिर ये Cu कॉपर अलग हो जा रहा है, और यहाँ पर जो है H2O जल बन जा रहा है। में अपचायक पदार्थ कौन सा है? इसमें से अपचायक पदार्थ कौन सा है आपको ये बताना है। तो आप देख रहे हो अपचयित कौन हो रहा है? तो हाइड्रोजन जो है, देखो इसमें ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, तो अपचयित कौन हो रहा है? यहाँ पर अपचायक पदार्थ कौन सा है? हाइड्रोजन जो है ये अपचायक है। तो यहाँ पे फोर्थ नंबर ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद है हरे पादप प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का उपयोग करते हैं? सभी को पता है प्रकाश संश्लेषण में जो भी पादप है वो सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु जो है वो है पारा, जिसको हम मरकरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? ब्रोमीन भी जो है आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है, लेकिन कमरे के ताप की बात नहीं कर रहा है इसमें। और यहाँ पे मार्श गैस का रासायनिक नाम होता है। तो मार्श गैस को जो हम रासायनिक नाम किस नाम से बोलते हैं? हम इसको मेथेन के नाम से जानते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जठर रस की प्रकृति होती है। जठर रस जो है, जिसको हम क्या कहते हैं, HCl जो होती है वो जठर रस है हमारा। तो जठर रस जो है उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो HCl कैसा होता है? अम्लीय होता है, ठीक है? तो अम्लीय जो है यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं।
यहाँ पूछा गया है मानव में भ्रूण का रोपण मादा जनन तंत्र के किस अंग से होता है? मानव में भ्रूण का रोपण मादा जनन तंत्र के किस अंग से होता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सही सही, वो होता है गर्भाशय से, ठीक है ना? इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा क्या गया है विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए हमेशा जो है सॉफ्ट आयरन जिसको नर्म लोहा कहते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे यहाँ पे, ठीक है? आ जाइए। सबसे पहला, लार में पाया जाने वाला एंजाइम खालिस्तान होता है, बताइए कौन सा होता है? आपने बिल्कुल सही सोचा, उसका नाम होता है टाइलिन, ठीक है? यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा इसमें टाइलिन, टाइलीन, ठीक है? अब इसके बाद जो है प्रकृति में पाई जाने वाली सर्वोत्तम चालक धातु खालिस्तान है, तो कौन सी है? सभी को पता होगा, चांदी। कौन सी है? चांदी, ठीक है? इसके बाद जो नेक्स्ट है आपसे पूछा गया मानव में मादा जनन हार्मोन खालिस्तान होता है, कौन सा हार्मोन होता है? मानव में मादा की बात कर रहा है, ध्यान रखना आपको मादा से पूछा जा रहा है, तो उसमें कौन सा होता है? एस्ट्रोजन, ठीक है ना? अगर मादा की जगह नर पूछता तो उसमें होता है टेस्टोस्टेरोन, मादा पूछा है तो इसमें क्या होता है? एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, ठीक है? अब जो है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कीटों के डंक में पाए जाने वाले अम्ल का नाम खालिस्तान होता है। सभी को पता है कि सभी कीटों में जो डंक मारते हैं उनके अंदर जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम होता है मेथेनोइक अम्ल, ठीक है? मेथेनोइक अम्ल। अब अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया है लेंस की शक्ति का मात्रक होता है, तो सभी को पता है लेंस की शक्ति का मात्रक जो हम बोलते हैं उसको डायप्टर, ठीक है? डायप्टर। अगला जो है अमीटर को सदैव परिपथ के खालिस्तान क्रम में संयोजित किया जाता है, तो अमीटर हमेशा परिपथ में जो है श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, ठीक है? श्रेणी, बस तो क्रम तो आगे लिखा ही है तो हमारे को तो जरूरत ही नहीं बताने का। आगे जो है अमीबा में भोजन का अंतर ग्रहण खालिस्तान द्वारा होता है, तो सभी को पता है पदार्थ द्वारा होता है, ठीक है ना? आदाब द्वारा होता है। अब आ जाइए आपके जो एक अंकीय प्रश्न रहते हैं जिसको आपको एक पंक्ति में उत्तर देना होता है। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सभी को पता है नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। एक्वारेजिया क्या होता है? तो 3 भाग शांत सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको हम HCl बोलते हैं, इसमें HNO3 मिलाते हैं 1 भाग, ठीक है? जिसको हम शांत नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। इसी का ताज़ा मिश्रण जो है एक्वारेजिया कहलाता है। ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पे आयनिक यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं? तो इनके अंदर जो है आयनिक आकर्षण जो है बहुत ही मजबूत होता है। अंतर आयनिक आकर्षण जो है बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, यानी कि आकर्षण बल बहुत ही बड़ा या बहुत ही तेज पाया जाता है, जिसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक दोनों ही उच्च होते हैं। प्रयोगशाला में संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक का नाम लिखिए, तो क्या होता है? वो है हमारा यूरिया, सभी को पता होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा यूरिया, ठीक है? अब यहाँ पे पूछा गया है रसायनुवर्तन गति का एक उदाहरण दीजिए, तो पराग नलिका का बीजांड की ओर बढ़ना जो है रसायनुवर्तन का एक उदाहरण है। इसके बाद है राइजोपस में जनन किस विधि द्वारा होता है? तो बीजाणु समाज संघ द्वारा, ठीक है? ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से याद करना, तैयार करना है आपको। अच्छा, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? तो हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या जो होती है वो 2f के बराबर होती है, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि f बराबर जो है वो r/2 होता है।
ठीक है, ये दोनों ही आंसर आपका कोई भी लिखोगे सही होगा। स्नेल का नियम क्या कहता है? तो प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण की जया यानी कि साइन आई का तथा अपवर्तन कोण की जया यानी कि साइन आर का अनुपात स्थिर होता है, यानी कि साइन आई अपन में साइन आर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यानी कि हम बोल देंगे कि साइन आई बटे में साइन आर बराबर स्थिरांक होता है, इसको हम कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? तो जब भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो वहां पर जो है दो दिशाएं इंगित हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। इसलिए जो है द्विसूचक पर जो है ये दो दिशाएं नहीं दिखा सकती हैं, इसलिए जो है एक ही दिशा की ओर संकेत करने के लिए जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। आप ये भी लिख सकते हैं और जो मैंने बोला वो भी लिख सकते हैं। ओजोन अपक्षय का मुख्य कारक जो है वो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, ओजोन का अपक्षय जो हो रहा है ना, ओजोन परत खराब हो रही है, तो उसका सबसे बड़ा कारण जो है CFC है। आगे जो है आपका 4 से 15 तक के क्वेश्चंस वो 50 शब्दों के हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? इसके दो उदाहरण लिखने हैं। तो यहाँ पर देखिए, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व तथा क्षार दोनों के साथ क्रिया कर लेते हैं, अर्थात जो क्षारीय और अम्लीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रकट करते हैं, उसको उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O2 और जिंक ऑक्साइड जो है आपका ZnO, ये सारे के सारे क्या है आपके उभयधर्मी ऑक्साइड है। इनकी प्रकृति जो है वो अम्लीय भी होती है और क्षारीय भी होती है। ठीक है, तो दोनों ही ये प्रकट करते हैं। संक्षारण किसे कहते हैं? संक्षारण से बचाव के उपाय लिखिए, आप सभी को पता है। संक्षारण किसे कहते हैं? हम संक्षारण है धातु की सतह पर वायु, नमी और रसायनों के प्रभाव से धीरे धीरे उसका नष्ट होना जो है संसारण संक्षारण कहलाता है। उपाय क्या कर सकते हैं? हम पेंट लगा सकते हैं, उस पर तेल लगा सकते हैं, ताकि जो भी हवा लगे वो डायरेक्ट ना लगे, पहले पेंट पे लगे। ठीक है, पेंट उसको हवा को रोक दे या नमी को रोक दे या पानी को रोक दे। ठीक है, ग्रीस लगा सकते हैं। यद लेपन कर सकते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हो कि क्रोमियम लेपन होता है, जो आजकल आप देखते हो कि हमारे जो ट्यूबलेस रिम आती है उसके ऊपर देखोगे आप एक परत चढ़ी रहती है, उस पर जंग नहीं लगता जल्दी से। तो ये सारे के सारे उस तरह के लेप होते हैं जो उनको बचाते हैं, क्योंकि हमारी गाड़ियाँ जो है हमेशा पानी में ही ट्रैवल करती है, मिट्टी में, धूल में, पानी में, तो उसमें नमी से बचाते हैं उसको। ठीक है, एडोनीकरण भी कर सकते हैं उसका, वो जंग लगने से बचा देता है आपको। संतप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो अंतर आप बता सकते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है उसको क्या कहते हैं? जिसमें जिनके संरचना सूत्र में केवल एक एकल बंध उपस्थित हो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल दे देंगे हम। ठीक है, जैसे एल्कीन, तो यहाँ पर ये हमने एक ये दिया और एक ये दिया, तो दो हमने यहाँ पे बता दिए। इस तरह से दूसरा ही बता देंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके संरचना सूत्र कम से कम एक द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित हो। द्विबंध या त्रिबंध इसमें एकल बंध होता है। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें बात कर रहे हैं हम, इसमें एकल बंध होता है। और यहाँ पर जो है आपका जो है द्विबंध होगा या फिर त्रिबंध होगा, तो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। इसका एग्जाम्पल हम बता सकते हैं। तो इस तरह से दो अंतर हो जाते हैं। अब आपका एस्टीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण लिख करके बताना है। जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया किसी अम्ल उत्प्रेरक उस की उपस्थिति में एथनॉल के साथ करवाई जाती है तो एस्टर व जल बनते हैं। इसी अभिक्रिया को एस्टीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो है इसका आपको जो है ये वाला रासायनिक समीकरण देखो लिखना है आपको। ठीक है, इसमें आपका CH3 और COH ये कंप्लीट रहता है एज इट इज़। ठीक है, अब इसमें से क्या होता है कि यहाँ पर जो है ये H टूटता है। ठीक है, ये H टूटता है और H टूट करके जो है अलग चला जाता है, जो कि पानी बनाने का काम करता है। ठीक है, यहाँ से भी एक H चला जाता है, ये दोनों दोनों H यहाँ से चले जाते हैं और ये पानी बना देते हैं। बाकी बचे हुए जो H हैं और जो बचा हुआ C2H5 है ये वाला, ये सारा का सारा इससे जुड़ जाता है। ठीक है, ये रहा। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब आते हैं, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रंध्र किसे कहते हैं? रंध्र के दो कार्य लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। पौधों की पत्तियों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को जो हम रंध्र कहते हैं। रंध्र के कार्य क्या हैं? पहला कार्य जो है गैसों के आदान प्रदान में सहायता करता है। दूसरा जो है वाष्पोत्सर्जन जो होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, उसमें भी ये सहायता करता है। इसके बाद आपका 9वां प्रश्न जो है, इसमें आपको समूह जो है सम्मिलित करना है। समूह 1 समूह 2 है।
तो अमीबा को जो है आप किससे करोगे? अमूबा अमीबा का जो होता है अमीबा है द्विखंडन के विधि द्वारा जो है अपना काम करता है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे अमीबा द्विखंडन का काम करता है। प्लेनेरिया में जो जनन होता है वो कैसा होता है? तो वो होता है पूर्ण जनन, ठीक है, प्लेनेरिया में। तो यहाँ पर हमारा पूर्ण जनन ये वाला हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका तीसरा प्लाज़्मोडियम जो है, इसमें कैसा होता है? तो इसमें होता है बहुखंडन द्वारा, तो ये बहुखंडन हो जाएगा आपका। और ब्रायोफिल्म में जो है कायिक प्रवर्धन द्वारा होता है। सारे के सारे जो है आपके इस तरह से मैच हो जाएंगे। आंसर यहाँ पे नीचे दिया गया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पुष्प का नामांकित चित्र बनाना है। तो ये वाले चित्र तो मैं कई बार करा चुका हूँ। इस तरह का आप चित्र बना देंगे, वर्तिकाग्र बता दोगे, वर्तिका बता दोगे, स्त्री केसर है, अंडाशय है, पायदल है, दल पुंज या पंखुड़ी है, तंतु है जिसको पुंग केसर के भाग कहते हैं, जिसमें परागकोश आ जाता है। तो ये वाला डायग्राम आपकी बुक में भी है, तो इसको आपको बनाना होगा। आयताकार कांच की स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख बनाइए। इस बार मॉडल पेपर में भी पूछा गया था, तो इस तरह का चित्र बनेगा, आपको बताया ही था मैंने, तो समझाया हुआ है वहाँ पर। आभासी तथा वास्तविक प्रतिबिंब में दो अंतर बताने हैं। बहुत ही सिंपल सा है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? दो बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश किरण यदि परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है तो वो प्रतिबिंब वास्तविक कहलाता है, यानी कि खुद मिल जाए अपने आप। और वास्तविक प्रतिबिंब सामान्यतः उल्टा बनता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, और आभासी होगा तो वो सीधा होगा, देखने को मिलेगा आपको सीधा, ठीक है। और ये जो है वास्तव में नहीं मिलते हैं, ठीक है, ये सामान्यतः सीधा होते हैं। आभासी होगा तो सीधा होगा। साथ ही साथ जो है ये दो बिंदु स्रोत चलते तो हैं, लेकिन परिवर्तन अपवर्तन होती है उसके बाद में ये वास्तव में नहीं मिलते, इसको हमें हाथ से खींच करके मिलाना पड़ता है, यानी कि हमें अपना कुछ ना कुछ उसमें इनपुट देना पड़ता है, तब जाके वो जो है मिलती हुई प्रतीत होती हैं। हमें दिखता है कि वो मिल रही हैं, लेकिन एक्चुअली वास्तव में वो नहीं मिलती हैं, तो इसीलिए हम उसको आभासी कहते हैं, इमेजिनरी कहते हैं, ठीक है। इसे पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, मॉडल पेपर देखिएगा, सब कुछ समझाया हुआ है। इसके बाद में विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किसे कहते हैं? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित दो युक्तियों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब किसी प्रतिरोध तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जूल के नियम अनुसार, जो कि H बराबर आपका आई स्क्वायर आर टी होता है, ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। हीट जो है वो कितना होता है? आई स्क्वायर आर टी, जिससे प्रतिरोध तार गर्म हो जाता है और ऊष्मा देने लगता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं, जिससे हमारा हीटर काम करता है, गीजर काम करता है, और हीटिंग रोड जो काम करते हैं, सारे के सारे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित मुख्य युक्तियां कौन कौन सी अभी मैंने बताया, वो सारे के सारे ये रहे। आगे जो है जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट में क्या अंतर है? आप जानते हो, जो अपना जैविक क्रिया द्वारा खत्म हो जाए वो जैव निम्नीकरण है, और जो जैविक क्रियाओं द्वारा खत्म ना हो पाए पदार्थ, वो आपके अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं। बस यही आपको लिखना है, और उसके एग्जाम्पल दे देना। प्लास्टिक अजैव होता है, ये खत्म नहीं होता कई सालों तक, और जो बाकी पादप जंतु वगैरह हैं, ये सारे के सारे जो है खत्म हो जाते हैं, कुछ ही समय में गल सड़ के खत्म हो जाते हैं, धरती में मिल जाते हैं। लेकिन प्लास्टिक छोड़ दोगे आप, तो प्लास्टिक जो है ये धरती में जल्दी से खत्म नहीं हो, कई साल लग जाते हैं इसको खत्म होने में। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? यहाँ पे खंड स शुरू होता है आपका, तो उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो विस्थापन अभिक्रिया का हम बता देंगे, हम सभी को पता है, ठीक है, उसका एक एग्जाम्पल दे देंगे। इसी का अथवा पार्ट भी आपसे पूछा गया है, संयोजन और वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? इस तरह की अभिक्रिया मैं बता चुका हूँ कई बार आपको। ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? तो दोनों में से कोई एक ही करना है आपको, या तो ऊपर वाला ये कर दे, ठीक है, या फिर आप जो है नीचे वाला कर दें। तो यहाँ पर ये दोनों अभिक्रियाएं मैंने बता रखी हैं यहाँ पर, इसको आप कर लोगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर है अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का नाम एवं कार्य लिखना है। अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो उसका नाम है हमारा इंसुलिन, ठीक है। और उसके कार्य क्या है? तो ये जो है ग्लूकोज की मात्रा को नियमित करता है या नियमित करता है, ठीक है। जिसमें अगर इसका स्त्राव जो है कम होना शुरू हो जाएगा तो डायबिटीज़ हो जाता है। फिर हम इसको आर्टिफिशियल रूप से बढ़ाते हैं इंजेक्शन के थ्रू अलग से, ठीक है। तो बाकी सब चीज़ें इसमें लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी मैंने यहाँ पे जो लिखा है यही बहुत है।
मानव में संकटकालीन हार्मोन का नाम एवं कार्य लिखिए। तो एड्रिनल हार्मोन जो है ये संकटकालीन हार्मोन होता है, ठीक है? सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका पड़ता है हृदय पे। अथवा में है आपका फिर से ऑप्शन, अगर आप चाहें तो ये वाला कर सकते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण लिखिए और किन्हीं 2 पादप हार्मोनों के नाम लिखिए और कार्य लिखिए। ये भी मैंने क्वेश्चन करवाए हुए हैं आपको। प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मोस्ट आईपी में आईएमपी में डाल लेना आप इसको। बाकी सारे आईएमपी हैं ये। ये पूरा क्वेश्चन पेपर आप ढंग से पढ़ लेना। संवेदी अंगों द्वारा ग्रहण किए गए उद्दीपनों को संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा मेरुरज्जु तक लेकर जाना या ले जाकर तुरंत ही उसका प्रत्युत्तर चालक तंत्रिकाओं द्वारा पेशियों, ऊतकों या अंगों में लाकर उसको उत्तेजित करने की क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं, स्वादिष्ट भोजन देखने पर मुंह में जैसे लार आ जाता है, ठीक है? कोई चीज़, ऐसी चीज़ देखेंगे आप, जो चटपटा देखो, आइटम देखो, तो अपने आप मुंह में लार आ जाता है, ठीक है? तो वो भी आपका क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है इसी में पूछा गया है, पादप हार्मोन के नाम और कार्य बताना है। ऑक्सिन हार्मोन है, ये पादप हार्मोन है, और जिबरेलिन हार्मोन है, ये भी आपका पादप हार्मोन है। तो इन दोनों के हमने नाम लिख दिए और इसके दोनों के कार्य लिख दिए। लिंग निर्धारण की क्रिया विधि मॉडल पेपर में मैं कई बार समझा चुका हूँ, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बार बिल्कुल आपको ध्यान से पढ़ लेना है। इस तरह का चित्र बनाना है। आप जब 2022 का, 2023 का और 2024 का जो ये मॉडल पेपर देखोगे, जो मैंने अभी थोड़ा सा पहले दिखाया था, ये 2022 का है, ये 2023 का है मॉडल पेपर, और ये 2024 का है। ये सारे के सारे सॉल्यूशन उपलब्ध है, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, ठीक है? अगर आप ये देख लेते हो तो आपको बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाओगे कि इस तरह के क्वेश्चन ही पढ़ने हैं, हमें तो कुछ ज़्यादा पढ़ना ही नहीं था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वहाँ पे मैंने ये सारा का सारा डिटेल में बताया हुआ है, तो समय बर्बाद ना करते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं। कैसे निर्धारण होता है, ये सारा चीज़ मैंने वहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है चित्र के माध्यम से। इसमें अथवा पार्ट जो है, प्रभाविता का नियम किसे कहते हैं? आरेख द्वारा आपको समझा देना है, ठीक है? तो यहाँ पे आपका डोमिनेंस वाला क्वेश्चन है, जो संकरण कराया जाता है ना, दो विपर्यासी लक्षणों वाले जन को, यानी लंबा पौधा और बौना पौधा, उसके मध्य जब क्रॉस कराया जाए तो एकल संकरण जो है संकर कहलाया, ठीक है? प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट हुए वो प्रभावी लक्षण होंगे, और जो लक्षण प्रकट नहीं होते उसको हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इस नियम को मेंडल का प्रभाविता का लक्षण कहते हैं। जैसे टीटी आपका बड़ा टीटी जो है आपका, लंबे पौधे जिसको हमने बोला बड़ा टीटी जो है लंबा पौधा है, और बौने पौधे को हमने छोटे टीटी से नाम ले लिया। इन दोनों का जब क्रॉस कराया तो हमारे को क्या मिलेगा? हमारे को मिलता है कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है? इस तरह का हमारे को मिलता है। और फिर इसके बाद जो है ये वाला चार्ट आप बुक से देख लेना, ये डायग्राम सही से यहाँ पे बन नहीं पाया था, तो इस बुक डायग्राम देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी ये चीज़ आपको लिखनी है। इसके बाद जो है, समंजन क्षमता किसे कहते हैं? दूरदृष्टि यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष क्या है? इसके निवारण हेतु किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन भी मैंने मॉडल पेपर में आपको करवा रखा है। समंजन क्षमता क्या कहते हैं? कि वह क्षमता जिसके कारण हम अपनी फोकस दूरी को समायोजित करते हैं, यानी कि दूर की रखी वस्तु या पास की रखी वस्तु को देखने में हम अपनी आंखों के लेंस जो हमारी संयोजित होती है, उसी को समंजन क्षमता कहते हैं। और यहाँ पे बोल रहा है कि दूरदृष्टि दोष क्या होती है? तो दूरदृष्टि में जो वस्तु होती है ना, व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं। दूरदृष्टि दोष का मतलब ये नहीं कि दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, दूर की वस्तुएं दिखाई देगी, लेकिन पास की वस्तुएं जो हैं वो स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है निवारण के लिए। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? और स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और ये दोनों करवा चुका हूँ मैं मॉडल पेपर में। पहला क्वेश्चन का आंसर आप ये देख लीजिए, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये है। बहुत ही सिंपल सिंपल वर्ड में लिखे गए आंसर। 20वां जो प्रश्न है, किन्हीं दो कृत्रिम सूचकों के नाम लिखने। कौन कौन से हैं? मिथाइल ऑरेंज और फेनोफ्थलीन जो है कृत्रिम सूचक के नाम से जाने जाते हैं। क्या होता है जब धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं? तो अभिक्रिया का संतुलित समीकरण भी बताना है। तो इसमें जो है हमारे को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, साथ ही साथ जल मिलेगा। तो ये रहा वो अभिक्रिया का समीकरण, और ये आपका पहले का उत्तर। इसके बाद जो है अथवा पार्ट भी पूछा गया है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी क्षारीय प्रकृति होती है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम तथा दो उपयोग लिख सकते हैं। NaHCO3 जो है बेकिंग सोडा होती है, जिसको हम रासायनिक नाम से क्या बोलते हैं? सोडियम बाई कार्बोनेट बोलते हैं। और इसका उपयोग क्या होता है? रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े यानी कि कुछ भी खाना बनाने में प्रयोग किया जाता है।
और एंटासिड के रूप में, यानी कि गैस वगैरह बनती है, अपच होती है, उसके रूप में प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक जो यंत्र होते हैं, आग बुझाने वाले यंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। पावरोटी जो बनती है, केक बनती है, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे के सारे उपयोग हो गए। उत्सर्जन किसे कहते हैं? और मूत्र निर्माण की क्रिया विधि के चरणों को समझाना है। तो उत्सर्जन क्या होती है? जिसमें नाइट्रोजन युक्त हानिकारक जो भी हमारे पदार्थ हैं, उसका निष्कासन हो जाता है हमारे शरीर से, उसी को हम उत्सर्जन कहते हैं। और मूत्र निर्माण की क्रिया विधि क्या है? तो ये भी मैं आपको क्वेश्चन करवा चुका हूँ, इसको थोड़ा-सा ढंग से पढ़ लेना अच्छे तरीके से और याद कर लेना। कई बार होता है बोमेन संपुट जो है, उसी के बारे में इसमें समझाना होगा आपको। तो ये आपको इस तरह से आंसर मिलेगा, पढ़ लीजिए इसको और लिख कर के तैयार करना है आपको, ठीक है? इसकी विक्रिया विधि थोड़ी-सी लंबी है, क्योंकि इसके 2-3 पार्ट में जो है आपको आंसर देने होंगे, ठीक है? इसके अथवा पार्ट में है, दोहरा रक्त परिसंचरण किसे कहते हैं? और धमनी तथा शिरा में क्या अंतर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धमनी शिरा वाला तो पूछता ही पूछता है। दोहरा रक्त परिसंचरण क्या होता है? रक्त एक चक्र में 2 बार हृदय से गुजरता है। पहली बार शरीर का समस्त अशुद्ध रुधिर जो है हृदय के दाहिने आलिंद में एकत्रित होकर के दाहिने निलय से होते हुए फेफड़ों में जाता है, तथा दूसरी बार हृदय के बाएं आलिंद में फेफड़ों से फुफ्फुस शिराओं द्वारा एकत्रित शुद्ध रुधिर जो है महाधमनी द्वारा समस्त शरीर में पंप किया जाता है। इस प्रकार के रुधिर परिभ्रमण को जो है दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। यानी कि एक बार जो गंदा रुधिर है वो हृदय में आएगा और दूसरी बार जो है उसको छान करके कुछ ही सेकंडों में, पल भर में, सेकंड भी नहीं लगते, वो जो है आपका रुधिर चला जाता है विभिन्न अंगों में। धमनी शिरा में अंतर क्या है? तो 3-4 अंतर आपको बताने हैं, इस तरह का टेबल बना के बताना है आपको, ठीक है? तो आपको सभी ने कई बार पढ़ रखा होगा कि धमनी क्या होती है, शिरा क्या होती है। इसके बाद जो है प्रतिरोधकता किसे कहते हैं? अभी-अभी हमने बात किया था कि प्रतिरोधकता क्या होती है? जो है लंबाई, प्रतिरोधकता इकाई लंबाई एवं इकाई अनुप्रस्थ काट वाले तार का प्रतिरोध ही तार की प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध कहलाती है। प्रतिरोधकता का मात्रक अभी मैंने बताया था एमसीक्यू में, ओम इंटू मीटर होता है। अब यहाँ पे बोला गया है 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम का मतलब हो गया कि सारे जो रेजिस्टेंस है, जो भी ओम हैं, ये सारे जुड़ जाएंगे सीधे-सीधे। अगर ये समांतर क्रम में होते तो इसके 1 बटे में सबके ऊपर 1 लग जाता। तो ये हो गया 1 + 2 + 3, टोटल हो गया 6। परिपथ का कुल प्रतिरोध, प्रवाहित धारा का मान निकालना है। कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो 6 हो गया, ठीक है? और धारा का मान निकालना है, तो ओम के नियम से हम जानते हैं V = IR होता है, ठीक है? तो हमें धारा का मान, I का मान निकालना है, तो I = क्या हो जाएगा? V/R। और हमें जो है वोल्ट कितना दे रखा है? V का मान दे रखा है 6 वोल्ट, ठीक है? बैटरी का जो मान दे रखा है वो 6 दे रखा है। R हमने अभी-अभी निकाला था, R है 6, तो 6/6 कितना हो जाएगा? 1, यानी कि 1 एम्पीयर जो है परिपथ में बहने वाली कुल धारा होगी। तो ये हो गया इसका आंसर। ओम का नियम क्या है? इसको कई बार समझाया हुआ है, इसको समझ लेना, मॉडल पेपर देखना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। किसी विद्युत परिपथ में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर 20 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है। परिपथ का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ओम का नियम तो मैंने यहाँ पे समझा रखा है, बाकी और डिटेल में समझना चाहें तो मैंने और अलग से समझा रखा है। 2-3 तरह से मैं क्वेश्चंस को समझाता हूँ, हर मॉडल पेपर में कुछ विशिष्ट करने का प्रयास रहता है ताकि जो आपको समझ में आ जाए वो आप समझ पाएँ। अब यहाँ पे जो है दूसरे क्वेश्चन में पूछा है किसी विद्युत परिपथ में 5 एम्पीयर की धारा, यानी कि आई का मान दे रखा है और वी का मान दे रखा है, ठीक है? परिपथ का प्रतिरोध यानी कि आर निकालना है हमें, ठीक है? तो ओम का नियम क्या है? तो V = IR होता है। हमारे को आर निकालना है, तो R = क्या हो जाएगा? यहाँ पे आर छोड़ दोगे तो V बटे में I हो जाएगा, तो V बटे में I। V हमारे को 20 दे रखा है, I का मान 5 दे रखा है, तो आर का मान हो गया 4 ओम। प्रतिरोध जो है टोटल कितना हो गया? 4 ओम। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। आशा करता हूँ इस वीडियो को देख करके आपने अपने आप को बहुत ही अच्छा फ़ील महसूस किया होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप तैयार करें बेहतरीन तरीके से। सारे क्वेश्चंस के आंसर इसमें उपलब्ध हैं। इसको छोड़ना नहीं है, 10 बार देखना पड़े 10 बार देखिए, लिखना पड़े लिखिए, याद ज़रूर करिए। ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को आपने शेयर भी कर दिया होगा अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।